जी शाम जी वालेकुम सलाम। प्रेजेंटेशन। हाँ, वो अभी बस वो टाइटल पेज लग के आ रही है। ठीक है। तो सुलेमान भी आ रहा है। जी जी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा चले, हम मेरे ख्याल है स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें चले, अहमद मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सॉरी फॉर कपल ऑफ मिनट्स डिले। With me is Mohammed Ahmed, Deputy Head of Research, and Syed Suleiman Akhtar, Chief Investment Officer, will be joining us in a couple of minutes. So this month, ये क्योंकि कैलेंडर ईयर 2022 का फर्स्ट मंथ है और एक पूरा यानी 2021 हम क्लोज कर चुके हैं, तो कुछ उस पर बात होगी, कुछ नेक्स्ट ईयर के आउटलुक पे। our team will share their thoughts and review outlook with you. जी over to you मोहम्मद अहमद। जी सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इकोनॉमी पे बात करेंगे, उसके बाद मार्केट पे जो है वो मैं बात कर दूंगा। राइट साल को जी वालेकुम जी सलाम। थोड़ा सा हम लोग जो है वो, क्योंकि पूरा अभी साल खत्म हुआ है, तो जैसे हरिल ने कहा है इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर थोड़ा सा इकोनॉमी पे आउटलुक मतलब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है मार्केट पे भी बात कर लेंगे, उसमें अहमद थोड़ा सा लीड करेंगे मार्केट पे। तो ये है कि देखें, ये साल जो है हमारा जब शुरू हुआ था तो चीजें काफी जो है अच्छी थी। लाइक अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे आप इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो जब साल शुरू हुआ तो ईयर ऑन ईयर 5.7% इन्फ्लेशन आया था, जो काफी लो था।
उसके बाद जैसे जैसे साल प्रोग्रेस किया तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो बिल्ट होने लगे। इसी तरह से हम करंट अकाउंट को देखते हैं तो वो भी जो है जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हुआ तो उसके नंबर काफी खराब होते गए। इनिशियली जो है शुरू के कुछ महीनों में जो रन रेट था वो 200-300 मिलियन था, लेकिन आखिर में जो हमने साल खत्म किया तो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया है। इसी तरह से स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो भी अगर हम देखते हैं तो साल के दरमियान में अच्छे मतलब ग्रो कर गए थे, लेकिन आखिर में वहां पे भी थोड़ा प्रेशर है। इसी तरह एक्सचेंज रेट पे भी आपको प्रेशर नजर आ रहा है कि साल के शुरू में जून मई तक एक्सचेंज रेट आपका जो है वो थोड़ा सा नीचे ही आया था, फिर वहां से लेकिन जो है वो 10% डिप्रिसिएशन रुपी की पिछले 6 महीने में तकरीबन हो गई है। तो बेसिकली ये है कि अगर हम साल को देखते हैं तो जहां हमने साल खत्म किया है तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हमको नजर आती हैं। If you could move on to the next slide, please. ठीक है, ओके। तो हाँ, तो ये स्टेट बैंक वाली स्लाइड पे आप आ जाए। हाँ, ठीक है। तो ये है कि जब साल खत्म हुआ है तो इस वक्त जो है वो इकोनॉमी के अंदर जो है वो जरूरत है कि थोड़े स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ही लेड बाय मतलब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से पार्टली हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड भी स्ट्रांग है, तो उस वजह से एक्सटर्नल साइड पे भी प्रेशर्स नजर आ रहे हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ के नजर आ रहा है। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो करेक्टिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए थे, सितंबर से इनको स्टार्ट कर दिया था, और वो विद टाइम जो है थोड़े से उनको और ज्यादा जो है बढ़ा दिया है चीजों को, उन मेजर्स को थोड़ा जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। और वो जो एग्रीगेट डिमांड की स्ट्रेंथ है वो आपको नजर भी आ रही है, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर नजर आ रहा है, इज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। उसमें थोड़ा जो है पार्ट वो कंसेशनरी स्कीम्स का भी है। तो वो चीज आपको गाड़ियों की प्रोडक्शन में भी नजर आती है कि इस साल जो नंबर है वो 90,000 से ऊपर आया है 5 महीने में। तो इसी तरह से इम्पोर्ट्स जो है वो भी काफी बढ़ के आई हैं। दो इसमें थोड़ा कमोडिटी की प्राइसेस का भी इम्पैक्ट है, लेकिन इस उसको भी निकाल देते हैं तो जो है वॉल्यूमेट्रिक इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। तो वो उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने जो है वो कुछ मेजर्स लिए हैं। उसमें ये है कि कुछ तो मेजर्स जो है वो ये था कि इम्पोर्ट्स के ऊपर कुछ जो है मार्जिन वगैरह बढ़ा दिए, कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर वगैरह में भी कुछ चेंजेस जो है वो भी कुछ हुई हैं, कुछ और हो जाएंगे। बाकी ये है कि जो मेन मूव है वो यही है कि पॉलिसी रेट जो है वो सितंबर से जो है स्टेट बैंक ने जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले 25 बिप्स बढ़ाया था, लेकिन फिर क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक जो प्रेशर्स हैं मतलब वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो नवंबर की पॉलिसी में उन्होंने 1.5% बढ़ा दिया था, दिसंबर की पॉलिसी में उन्होंने 1% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 9.75% जो है हमारा जो है ना पॉलिसी रेट उन्होंने कर दिया है। यहाँ उन्होंने खैर ये इंडिकेट भी थोड़ा सा किया है कि अब यहाँ जो मेजर जो इंक्रीज था वो हो गया है इंटरेस्ट रेट्स में। अब यहाँ से जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट्स वो पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स उनका मैं मतलब ये ख्याल होगा। अभी तो जो है इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स रहेंगी आगे, और ये है कि काफी हद तक ये जो है इंक्रीज हो गया है। तो हमारा ये ख्याल है कि मे बी अनदर 50 to 100 बिप्स और इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज शायद हमें नजर आए मार्च तक। और ये है कि जो बड़ा एक इंक्रीज है 2.75% का वो हो गया है। अगली स्लाइड। अच्छा, इसी सिलसिले में जो है एक और मूव ये है कि IMF प्रोग्राम हमारा काफी दिन से चल रहा है। उसमें जो है IMF ने जो है ना मतलब ये प्रोग्राम जो है वो मार्च से स्टॉल हो गया था, तो IMF ने मतलब कुछ कंडीशंस प्री कंडीशंस दी थी कि आप उनको जो है पहले किया करें तो फिर जो है प्रोग्राम आगे मूव होगा। तो उस सिलसिले में दो चीजें थी, एक तो एक उन्होंने सर्टन जो है ना कहा था कि एग्जम्पशंस को आप खत्म करें, सेकेंडली एक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है वो कहा था पास करने को। तो इनिशियली जो IMF ने कहा था वो 700 बिलियन की एग्जम्पशंस थी कि उनको आप रिमूव करें। गवर्नमेंट ने उनसे निगोशिएट करके कहा कि हम 2 स्टेज में मतलब इसको करेंगे, एक स्टेज में नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज ये है, इसमें ये तकरीबन 343 बिलियन की जो है ना एग्जम्पशंस हैं वो ये खत्म करेंगे।
उसमें फार्मास्यूटिकल पे मतलब इम्पैक्ट है कि उसके ऊपर जो उनकी इनपुट्स है उस पर जीएसटी लगा दिया है, वो एडजस्टेबल होंगी है। और बाकी ये है कि डेयरी डेयरी की जो है उसकी जो है इनपुट्स उस पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया है, रॉ मटेरियल्स पे भी डेयरी के बढ़ा दिया है बेसिकली, और ऑटोज के ऊपर भी जो है वो एफईडीज वगैरह जो है ना वो दोबारा से बढ़ा दी जाएंगी। तो ये सारी मतलब मेजर्स हैं। तो ये अभी ये डिबेट हो रही है, इन पे शायद कुछ चीजें हैं वो पार्लियामेंट में ना हो, जैसे कुछ चीजें हैं जैसे ब्रेड के ऊपर जीएसटी है और इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे है, तो मेरा मतलब वहाँ हो सकता है कि कुछ जो है कंसेशंस मिल जाए। बट ओवरऑल ये एक चीज है। दूसरी जो है वो मिनी बजट है, सॉरी दूसरा स्टेट बैंक का जो है ऑटोनोमी का बिल है, तो आजकल इस पर डिस्कशंस चल रही हैं। ये होपफुली अगर पास हो जाता है तो जनवरी के आखिर में आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें जो है ना अप्रूवल के लिए हमारा प्रोग्राम और प्रोग्राम के रिजम्पशन के लिए जो है ना वो अप्रूवल आ जाएगा, तो हम आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर चले जाएंगे होपफुली। जी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चौथा थोड़ा सा एफबीआर की टैक्स कलेक्शन की भी बात कर लें हम यहाँ पर। तो एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी रोबस्ट है। पहले 6 महीने में जो है अबव टारगेट है। दिसंबर में थोड़ा सा स्लो डाउन फिर भी आया है, 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, जो 6 महीने में हम देखते हैं तो 32% बनता है। ये दिसंबर का टारगेट थोड़ा सा मीट नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 5 महीनों में क्योंकि ओवर मीट हो गया था बहुत सारा, तो अभी भी हम ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली देखें वजह यही है, मैं समझता हूँ कि एक तो इम्पोर्ट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, प्लस ये कि जो रेवेन्यू स्पिनर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ियां हैं और चीजें हैं, उस पर अच्छा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से नंबर आपको अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इतना काम नहीं हुआ है। ये है कि जो रेवेन्यू स्पिनर्स हैं आपके उनमें प्राइस इंक्रीज भी है, वॉल्यूम इंक्रीज भी है, तो वही आपको नजर आ रहा है। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट ये है कि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है, सॉरी रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है वो बिलो टारगेट है। उसकी बड़ी वजह ये है कि पीडीएल जो है वो हम जमा नहीं कर पा रहे, और इसलिए कि ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर है, तो गवर्नमेंट उनको पास ऑन करने में अभी भी रिलक्टेंट है। लेकिन अब यहाँ से इन्होंने ये प्लान किया है कि 4-4 रुपए करके बढ़ा देंगे और फुल ईयर में 250-300 बिलियन जमा करने की कोशिश करेंगे। पर इनिशियली टारगेट 600 बिलियन के करीब था, तो वहाँ थोड़ा सा शॉर्टफॉल होगा। तो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इस वजह से जो है टैक्स कलेक्शन तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन नॉन टैक्स कलेक्शन थोड़ी कम होगी। तो इसी वजह से कुछ नए मेजर्स भी इन्होंने जो है अनाउंस किए हैं एज पर आईएमएफ एग्रीमेंट। तो ये थोड़ा सा फिस्कल की पोजीशन है। ठीक है, ये तो जो है बात हमने कर ली थोड़ा पिछले साल के एनालिसिस पे। अब थोड़ा आउटलुक पे ये है कि देखिए इन्फ्लेशन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा हमारा जो आउटलुक है वो ये है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो अगले 6-8 महीने में ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेंगे। जनवरी का नंबर भी बड़ा होगा और आगे भी नंबर बड़े ही होंगे। उसकी वजह यही है कि एक तो बेस इफेक्ट थोड़ा सा है, और उसके अलावा ये है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आ रही, वो ऊपर ही है। ऑयल 84-85 पर चला गया है दोबारा से, और इसके अलावा दूसरी कमोडिटीज भी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी ऊपर की तरफ है। और इसके अलावा इन लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं वो भी काफी हद तक बढ़ा दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस ऊपर है, और ये कि नई कैपेसिटीज भी आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। थर्डली ये कि आगे लगता है कि गैस प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी, और वीट की भी प्राइसेस आगे जो है वो बढ़ेंगी, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अगले साल की सपोर्ट प्राइस ऊपर है, तो थोड़ा वीट और रिलेटेड इन्फ्लेशन भी आएगा। और फिर पिछले दिनों में फूड इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है, कमोडिटी इन्फ्लेशन रहा है ज्यादा, तो उसका सेकंड राउंड भी दूसरी चीजों में, हाउस रेंट में और दूसरी चीजों में नजर आना चाहिए। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐसा लगता है कि परसिस्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 months। उसके बाद शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो। ऑफ कोर्स अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती है, लेट्स से ऑयल नीचे आ जाता है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी जो ट्रेजेक्ट्री है उसके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर शुड कंटिन्यू। एक्सटर्नल साइड पे भी ऐसा लगता है कि प्रेशर्स अभी थोड़े से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, और जो गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत मेजर्स लिए हैं अरेस्ट करने के लिए जो है ये जो मतलब इम्बैलेंसेस को, और स्टेट बैंक ने उसको भी आने में टाइम लगेगा।
तो एक्सटर्नल साइड पे भी ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट का नंबर जो है ना, रन रेट जो है वो बिलियन से ऊपर ही रहेगा, मे बी 1.5 बिलियन से ऊपर रहे, फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगे। तो वहां पे भी हमें प्रेशर्स लग रहे हैं। और थर्डली जो है, अगर मैं एक्सचेंज रेट पे बात करूं तो 175 176 जो है, ये लेवल पे अच्छी खासी एडजस्टमेंट हमारे हिसाब से हो गई है। और रियल भी आपका जो है वो मेरा ख्याल है कि 95 से 100 के दरमियान कहीं आ गया है। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है ना, हम अब IMF प्रोग्राम पे आ जाएं तो फाइनेंशियल अकाउंट पे हमारे पास फ्लोज आ जाएं, तो यहाँ को ये हो सकता है दिसंबर तक मैनेज हो जाए 175 के अराउंड। यहाँ मतलब ज्यादा अपसाइड नहीं होती। ऑफ कोर्स IMF प्रोग्राम पे हमें आना है, इसके लिए ये शर्त है। तो हो जाते हैं तो शायद डॉलर में अब इतने पैसे मुझे नहीं लगता टिल जून बने, तो एक्सचेंज रेट जो है वो बेस्ट केस में भी 2-3 रुपए वापस आ जाए, वर्स्ट केस 1-2 रुपए यही घूमता रहे। तो ये एक एक्सचेंज रेट पे स्टेबिलिटी नजर आती है यहाँ से आके। फोर्थली फिस्कल साइड, देखिए फिस्कल साइड जो है वो असल प्रॉब्लमेटिक एरिया है हमारा, शुरू से है, अभी भी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, जो एज वी स्पीक एड्रेस नहीं हुई है। ये जैसे अगर हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी को, तो डॉक्यूमेंटेशन का लेवल बहुत ही लो है। जैसे दो बड़े हमारे जो सेक्टर्स हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर है, वो अभी भी जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो GDP में 20% प्लस है और टैक्स में 1% है। सिमिलरली होलसेल रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है, ये सर्विसेज का सब सेक्टर है। सर्विसेज का देखें इकोनॉमी में तकरीबन 60% के करीब करीब वेट है, और होलसेल रिटेल का जो है उसका 1/3 से होगा 19-20, तो 20% तो वहां से भी है। तो वहां से भी होलसेल रिटेल से भी कुछ कलेक्शन नहीं होती। समझ लें कि अगर मैं उसका साइज अगर समझ लूं कि 17-18 ट्रिलियन होगा, तो उसमें से जो है बड़ा एक चंक 14-15 ट्रिलियन आई थिंक वो जो है ना नहीं आ रहा होगा इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये दो एरियाज हैं बहुत बड़े। फिर रियल एस्टेट भी है, तो इन सबको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। और रेवेन्यू साइड पे कि रेवेन्यू टू GDP रेशो हमारा बहुत लो है। सेकेंडली एक और बड़ा इशू है हमारे एक्सपेंडिचर्स का। एक्सपेंडिचर्स हमारे जो है वो, और सेकेंडली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त जो है बहुत अनइवन है। प्रोविंसेस को रिसोर्सेज ज्यादा जाते हैं, फेडरेशन के पास बहुत कम रह जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरेशन के पास है, तो ये NFC अवार्ड को मतलब जरूरी है कि उसमें इन चीजों को एड्रेस किया जाए। प्लस ये कि एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन की बहुत जरूरत है। उसमें 3 एरियाज हैं। एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत लॉस करती हैं। PIA लॉस कर रही होती है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, फिर डिस्कोज हैं, सो मेनी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस तो काफी नुकसान करती हैं, तो उनको ठीक करना जरूरी है। एक तो ठीक है, दूसरी एक और जो बड़ा इशू है वो पेंशंस का है कि जो पेंशंस है पब्लिक सेक्टर की वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उनको उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज पैदा हो गए, डबल इंडेक्सेशन टाइप के, वो फिर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बात करेंगे। तो उसको भी मतलब एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो है कि गवर्नमेंट को थर्डली एक और चीज यहाँ पर ये है कि प्रोविंसेस और फेडरेशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर रिफॉर्म्स हमें नजर आएंगे तो हम जो है हम समझते हैं कि इकोनॉमी में एक सस्टेन्ड आपको जो है ना ग्रोथ नजर आ जाती है। तो इसकी जो की है वो फिस्कल साइड है। मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ, अभी भी यही कहूंगा कि फिस्कल साइड को एड्रेस करना जरूरी है, और अभी तक हमने इसको एड्रेस नहीं किया है साइड स्पीक। ठीक है, आप ये कि मार्केट पे जो है वो अपना अहमद बात कर लेंगे थोड़ी सी, फिर जो भी सवाल जवाब होंगे वो लोग उसके लिए बैठे हुए। So 2021 marked the end of the second year of COVID-induced reality, and the third year of the incumbent PTI government's being at the helm of affairs. इसमें जो मेजर इवेंट्स इस साल हुए हैं उनमें सबसे पहले US एग्जिट है, जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे फ्रॉम अफगानिस्तान। MSCI ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाल के फ्रंटियर मार्केट्स में रख दिया जाए। और इसके अलावा और जो अनसर्टनिटी ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम की नेगोशिएशंस की वजह से वो भी हमें दिखी। इसके अलावा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में एक अपटिक नजर आया हमें ड्यूरिंग द ईयर,
और इसकी जो बेरिंग थी वो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें नजर आई, जिस तरीके से सुलेमान भाई ने थोड़ी देर पहले अभी तस्करा किया। मार्केट की अगर बिलखुसूस बात कर लें तो इसमें टेक्नोलॉजी, बैंक्स, फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने क्लियर विनर्स के तौर पे इमर्ज किया 2021 में। और जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि ये तमाम सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो कि आया या तो इंटरेस्ट रेट हाइक से इंसुलेटेड हैं या फिर बेनिफिट कर रहे हैं फ्रॉम अ रेट हाइक। और क्योंकि मार्केट जो है वो पहले प्राइसिंग कर लेती है इन सारी चीजों को, तो इनमें हमें नजर आ रहा है कि ये टॉप गेनर्स के तौर पे उभरे इस साल। बाकी अगर कंपनी वाइज हम परफॉर्मेंस देखें तो वो बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी, बैंक्स और फर्टिलाइजर से ही पर्टेन कर रहे हैं। सिस्टम्स, मिजान, ईफर्ट और यूबीएल ने आउट परफॉर्म किया है एज टॉप 4 कंपनीज। बाकी जो 4 कंपनीज जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है सबसे ज्यादा, उनमें सर्ल, डीजी, ओजी और एनआरएल रहे। बाकी वॉल्यूमेट्रिक साइड पे अगर हम देखें तो इसमें जो यूएस एग्जिट के बाद एक अनसर्टनिटी मार्केट में आई, आईएमएफ की जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस थी और जो इमर्जिंग मार्केट्स, फ्रंटियर मार्केट्स में स्टॉक मार्केट को रिक्लासिफाई किया गया है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द ईयर एक स्टैग्नेंसी हमें नजर आती है। और ये केसी ऑल के वॉल्यूम्स हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि एक स्टैग्नेंट ट्रेंड रहा, और ये इंडिकेट कर रहा है कि लुक एंड सी अप्रोच रही इन्वेस्टर्स की तरफ से। जी इसके अलावा फॉरेन फ्लोर्स की हम लोग अक्सर तस्करा भी करते हैं कि उनके एक ओवरहैंग रहा है मार्केट में फॉरेन सेलिंग की वजह से। तो इस स्लाइड पे हमने कोशिश की है उसको किसी तरीके से क्वांटिफाई करने की। और इसमें फर्स्ट अगर फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट करें तो इसमें देखा जा सकता है कि काफी हैवी सेलिंग थ्रू आउट द ईयर हमें देखने में आई फॉरेन साइड पे। और सिर्फ अभी रिसेंटली जो है वो हमें नेट बाइंग नजर आई है, और जो मंथ टू डेट हम ओवरऑल नंबर देखें तो वो भी क्लोज टू 25-30 मिलियन डॉलर्स है। तो ये एक अच्छी चीज इंडिकेट कर रही है ओवरऑल, और इससे जो एक प्रेशर मार्केट में बना रहा पूरे साल, उसमें कुछ एलिविएशन भी नजर आ सकती है इन द करंट कैलेंडर ईयर। इसके अलावा जो मेजर सेलिंग का रुझान रहा फॉरेन साइड पे, उसमें बैंक्स, ईएनपी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये तमाम वही सेक्टर्स हैं जो कि हेवी वेट सेक्टर्स माने जाते हैं। और अगर इन सबका सिर्फ वेट देख लिया जाए तो ये तकरीबन 55% बनता है एज ऑफ दिसंबर 31, 2021। और इनमें ही काफी सेलिंग आ रही थी जिसकी जो कि मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। बाकी फॉरेन स्टेक अगर देखें तो वो बदतरीज डिक्लाइन में हमें नजर आया, और अब जो है वो तकरीबन 5% के आसपास आ चुका है एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप ऑफ द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट। जी इसके अलावा ये पिछली दफा रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इसको किसी तरीके से क्वांटिफाई करें जो करंट अकाउंट की सिचुएशन है, और वो किस तरीके से ट्रांसलेट कर रही है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस। इसमें क्योंकि करंट अकाउंट एक हिस्सा है ट्विन डेफिसिट का, और तो वो बहुत हद तक जो मौजूदा माशी सूरत हाल है मुल्क की, वो उसकी निशानदेही कर रहा होता है। और क्योंकि माशी सूरत हाल ही कलमिनेट करती है इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो हमें एक ट्रेंड नजर आता है कि जैसे ही एक इंक्रीज नजर आया है करंट अकाउंट बैलेंस में, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे यकीनी तौर पे नजर आता है अगर हम पिछले 5 साल में देखें। जी थैंक यू अहमद एंड सलमान। कुछ अच्छा क्वेश्चंस हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका आंसर दे दें। पहला क्वेश्चन तो ये कि जो आईएमएफ का बोर्ड की मीटिंग 12 जैन को ड्यू थी, उसको पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उसको डिले कर दिया गया, तो उसमें क्या रीजन थी? मेरा ख्याल है कंडीशन तो ये थी कि जी पार्लियामेंट में बिल्स सबमिट कर दिए जाएं, एंड आईएमएफ इज हैप्पी विद दैट। उस पर थोड़ा सा अगर कमेंट करना चाहें। जी बिल्कुल, इसमें एक्चुअली क्योंकि ये थोड़ी सी टाइमलाइन जो है वो स्ट्रिक्ट थी,
और जो ऑपोजिशन की काफी प्रेशर बंधा हुआ था गवर्नमेंट पे, क्योंकि इन्फ्लेशन की भी जो रीडिंग्स अगर आप पिछले 2 महीनों में देखें तो वो काफी हाई आ रही हैं। जो लेटेस्ट दिसंबर की भी रीडिंग आई है वो 12.3% पे आई है, जो कि 22 महीने का हाई था। तो एक हमें लगता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर भी उसकी वजह से है, और क्योंकि एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन आईएमएफ की तरफ से आमतौर पर फॉलो करनी होती है, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा इशू आने की वजह से हमें लग रहा है कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि थोड़ा सा रूम दिया जाए टू मीट दीज डेडलाइंस, और इसकी वजह से ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अब रिव्यू ले जाए। आईएमएफ ने एग्री किया है कि वो ले जाए। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ रहा है, इससे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? इन्फ्लेशन पे हम लोग इसका माइल्ड इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्रीजेस जो डेयरी प्रोडक्ट्स पे या जो कैटल फीड है उसमें जीएसटी में इजाफा, और अगर हम ऑटोज की भी बात करें तो उसमें सेल्स टैक्स और एफईडी में जो इजाफा है वो लाजमन जो है हमें लगता है कि वो पास ऑन कर दिया जाएगा। तो इन वजूहात की वजह से हमें लगता है कि एक माइल्ड हमें इजाफा देखने में आएगा, और इसका जो सेकंड राउंड इम्पैक्ट है वो उसके थ्रू जो है वो ट्रांसलेट कर जाएगा। ओके, अच्छा, इंपोर्ट्स पे अगर कुछ कमेंट करना चाहें, जैसे टिल नवंबर तो काफी करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा नंबर था, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो अभी दिसंबर का डेटा अब तक एक्सपेक्टेड है, और उसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये करंट अकाउंट टिल जून क्या इसका ट्रेंड क्या होगा? आई थिंक इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा इस महीने वो रेमिटेंसेस का नंबर होगा, क्योंकि हमने पिछले महीने देखा है कि रेमिटेंसेस वैसे तो अगर पिछले चंद महीनों का डेटा उठा के देखें तो वो कंसिस्टेंटली 2.5 बिलियन से अबव या 2.5 बिलियन के अराउंड रहे हैं रेमिटेंसेस, लेकिन हमने पिछले महीने खासतौर पे देखा कि एक डिक्लाइन हमें नजर आया, और ये तकरीबन 2.3 बिलियन के आसपास रेमिटेंसेस का नंबर आया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ जो ओवरऑल नंबर था करंट अकाउंट का। और इंपोर्ट्स में आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें वन ऑफ्स भी कई हैं जिसकी वजह से ये हाई नंबर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे तो हमें एक थोड़ा सा एलिविएशन नजर आएगी। और गोइंग अहेड क्योंकि जो मॉनेटरी टाइटनिंग अभी स्टार्ट हुई हुई है, हमें लगता है कि अभी इन द नियर टर्म शायद इतने अच्छे नंबर्स नजर ना आए करंट अकाउंट के, लेकिन एज द टाइम प्रोग्रेसेस क्योंकि वो मॉनेटरी टाइटनिंग का भी थोड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा, तो इंपोर्ट्स थोड़ी सी सॉफ्टन होंगी, जो कि फिर करंट अकाउंट में नजर आएगा उसका इम्पैक्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा सलमान, कुछ अगर कमेंट करना चाहें, लेटली हमने देखा है कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसने अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज किया, और वो रेट हाइक देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं पीकेआर पे? पीकेआर पे वैसे इसका आमतौर पे रियर पे इम्पैक्ट आता है। अभी जो रीसेंट इन्फ्लेशन का नंबर भी अगर आप देखें जो यूएस का आया है, तो वो जून 1982 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर आया है एट 7%। और हालांकि जो नवंबर का नंबर था दैट वाज वेरी हाई एज वेल एट 6.8%, लेकिन जो दिसंबर का नंबर इट हैज इवन बीटन द नवंबर्स सीपीआई नंबर। तो आमतौर पे जो रेयर है वो इन सब चीजों को अकाउंट फॉर कर रहा होता है, क्योंकि रेयर की बाय डेफिनेशन रेयर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जो ट्रेड कंपेटिटिवनेस है उसको मेजर कर रहा होता है, और अगर एक ज्यादा बड़ा डिफरेंशियल आता है तो वो उसकी एक बेरिंग हमें नजर आती है पीकेआर पे। तो अभी जो चेयरमैन है यूएस फेड के, उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि ये काफी सिवियर थ्रेट है, इन्फ्लेशन को उन्होंने टर्म किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये वहां पे भी अब थोड़ा हाइक की तरफ सिचुएशन बन रही है, और इसकी थोड़ी बेयरिंग क्योंकि डिफरेंशियल वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें लाजमन नजर आएगा एक्सचेंज रेट पे। बट थ्योरेटिकली जैसे फाइनेंस की थ्योरी है कि एक तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का पॉइंट के यहाँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक आ रही थी, तो थ्योरेटिकली पीकेआर शुड हैव इंप्रूव्ड, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स इट कुड नॉट। बट यूएस डॉलर का अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ हाइक करते हैं, तो यूएस ट्रेजरीज और इन सब की ऑब्वियसली डॉलर स्ट्रेंथन होगा, तो उसका
एक sort of जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है उसमें तो इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। रियर का तो चले वो एक लैग के साथ आएगा, रियर को देखेंगे और फिर वो तो एक स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला है ना जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ आपकी करेंसी की रिलेटिव पोजीशन का बता रहा है। बट मेरा ख्याल है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें तो इम्पैक्ट फौरी आता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो उस पर रिफ्लेक्ट होगा नहीं। मैं रियर का मैं तस्करा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसमें एक परसेंटेज जो कंट्रीज को दी जाती है इन रिलेशन टू द ट्रेड वेट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें चाइना जो है वो तकरीबन 29% कॉन्स्टिट्यूट करता है और यूएस जो है वो रिलेटिवली कम है, इट्स अराउंड 11%। तो क्योंकि उसका वेट कम है तो इसलिए उस तनाजुर में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यू राइट कि वो पहले मार्केट प्राइसिंग कर लेती है फॉरेन अच्छा, एक्सचेंज। ये जो रियर के वेट्स आप बता रहे हैं ये रिलेटिव टू पाकिस्तान है या ट्रेडिंग पार्टनर्स, क्योंकि हमारे चाइना मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है तो 29% वेट उसका है, तो ये हमारे पीकेआर के रियर के वेट्स हैं। ये इज दैट पीके रेयर राइट? के वेट्स हैं। जी जी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये आया, आपने वैसे उसमें कमेंट भी कर दिया, थोड़ा सा हम वापस जाते हैं फीपी की स्लाइड पे। सो ये जो करंट कैलेंडर ईयर है 2022 में, इसमें फीपी हैज टर्न पॉजिटिव। और ये जो सेंटर में आप बार दिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, डज दैट कवर ओनली द कैलेंडर ईयर 2021 या ये टिल डेट है? नहीं, यानी ये इसमें सीवाई नहीं, ये बेसिकली क्योंकि हम 2021 के नंबर बेसिकली ओके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओके, ये पूरे साल का। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो फीपी पॉजिटिव भी हुआ है इन द करंट मंथ, इसमें भी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। इज दैट राइट? इस पे थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन इसमें मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक दो चीजें हुई हैं मार्केट में जिसकी वजह से मेनली हमें लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ही इंटरेस्ट आया है मंथ टू डेट। देखिए, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगा। देखो हरल, इसमें बात ये है कि टीआरजी की एक डील हुई थी, तुम्हें पता है, उसने जो है ना अपनी कंपनी बेच दी थी। तो जो उसका डोमेस्टिक जो है ना, जो मतलब है कि टीआरजी पाकिस्तान को जो पैसे मिलने थे वो डिविडेंड की फॉर्म में उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने एक एसपीवी बना के कहा कि हम मार्केट से टीआरजी पाकिस्तान के शेयर खरीद लेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेनली वही है कि उन्होंने टीआरजी पाकिस्तान के शेयर जो एसपीवी बनाई थी उसने खरीदे। तो वो तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। ये कोई ब्रॉडर इंटरेस्ट नहीं है, इट इज जस्ट दैट टीआरजी इज इंटरनेशनल एसपीवी जिसने टीआरजी पाकिस्तान के शेयर लिए हैं, तो वो इन्फ्लुएंस। बट सुलेमान, ये जो सिस्टम्स लिमिटेड और एवेंसियन, इनमें भी मेरे ख्याल है कुछ इंटरेस्ट फॉरेनर्स का आया था शायद। यार देखिए, वो ओवर द ईयर था, वो जो है ना पूरे साल था। मैं सिर्फ दिसंबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो दिसंबर में आया है, वो जो ओवर द ईयर, यू आर राइट कि एवेंसॉन में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना, लेकिन सिस्टम्स में इंटरेस्ट सिस्टम में डेफिनेटली आया था। वो दैट वाज ओवर द ईयर। लेकिन जो ईयर एंड पे हमें नजर आया ना अभी दिसंबर के अंदर, वो जो है आपका मेनली टीआरजी रिलेटेड, या वो एसपीवी उन्होंने बनाई थी, टेलीकोड बेची थी, उसके पैसे आए थे। तो जो इनकी एलोकेशन थी शायद 120 मिलियन डॉलर की थी, ऐसी कुछ थी ना। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मार्केट से शेयर खरीदे थे, तो वो आपको फीपी में नजर आ रहा है। तो ये इसको मतलब है कि कोई ट्रेंड नहीं ले सकते इस वाली चीज को। तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई। लेकिन वैसे सुलेमान, मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक ईटीएफ दिखाऊं। मैं लेटली सर्च कर रहा था, एक शायद मैंने फाइल शेयर भी की थी कि ग्लोबल फंड्स में जो पाकिस्तान का वेट है वो कितना है, तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं था। सिर्फ एक मेरा ख्याल है एक फंड है जो एमएससीआई पाकिस्तान इंडेक्स पे बना हुआ है, ग्लोबल एक्स, और उसका साइज $23 मिलियन था। सो दैट वाज द लार्जेस्ट वेट इन एनी ईटीएफ फॉर पाकिस्तान। बट देखिए, एक में पाकिस्तान का लेटली वैसे भी, पाकिस्तान का तो वैसे भी एमएससीआई ईएम में भी कोई वेट नहीं था ना खास, वो तो जी राउंडिंग जी ऑफ में निकल जाता था। तो वो जी जी चीज तो है, लेकिन ये कि सिंस हम फ्रंटियर में हैं, तो मे भी जब ग्लोबली कुछ आगे फ्रंटियर मार्केट्स में इंटरेस्ट आता है तो आपको गोरे का इन्फ्लो नजर आएगा। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि गोरे के आउटफ्लोज अब यहाँ से शायद इतने नजर ना आए आपको। आई फील के है ना, थोड़ी सी अगर मैक्रो इकोनॉमिक विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो गोरे का हो सकता है कि आपको इन्फ्लो हल्का हल्का सा छोटा अच्छा छोटा सा नजर आने लगे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फंड था जो मैंने वॉच किया। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, डॉन ग्लोबल जी की? बिल्कुल आ रही है। दोबारा, ओके।
सो ये मैं थोड़ा सर्च कर रहा था तो मुझे ये एक इंटरेस्टिंग मिला कि इनका एक फंड है कब्स ETF, so which primarily focuses on emerging markets, और कब से शायद उनकी मुराद ये है कि those companies which might become sort of giants in going forward. So ये एशियन ग्रोथ कब्स ETF, तो इसका मैं देख रहा था, इसका अच्छा ये फोकस भी आप देख लें, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और वियतनाम, तो इन मार्केट्स में ही है। तो इनकी मैं होल्डिंग्स, इनकी ये नवंबर की रिपोर्ट देख रहा था, तो इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में कोई फिनटेक सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया, बट उसका नाम मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो मुझे पाकिस्तान का नहीं मिला, बट ये सिस्टम्स में दे आर इन्वेस्टेड, सिस्टम्स इनकी होल्डिंग में कहीं मैंने पढ़ा था। नहीं, सिस्टम्स में तो पैसे आए हैं पूरे के साथ में, बिल्कुल वो लेकिन ओवर द ईयर आए, नॉट इन दिसंबर, वो पूरे साल में आए। राइट। अच्छा, और हमारे पास एक क्वेश्चन आया सीमेंट सेक्टर आउटलुक पे, थोड़ा सा कमेंट कर दें अगर। सीमेंट की अगर अभी तक हम परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल बेसिस पे 4% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा, लेकिन वो मेनली जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फर्स्ट हाफ में, जिसकी वजह से ओवरऑल डिक्लाइन है। लोकल मार्केट में हमें लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि PSDP में एक कट आएगा, और इस पे एक डेफिनेटिव कमेंट हम लोग जब ये मिनी बजट पास हो जाएगा तो मेरे ख्याल तब ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी जो लग रहा है सिचुएशन, वो 200 से 250 बिलियन कम से कम फेडरल PSDP में और प्रोविंशियल PSDP में भी कट आ सकता है, क्योंकि रूम गवर्नमेंट के पास वहीं पे बचता है आमतौर पे। तो जब एक कट आएगा तो उसका सीमेंट की डिमांड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एक और सवाल आया है, इंटरेस्ट रेट आउटलुक फॉर कैलेंडर ईयर 2022। देखिए, इसमें ऐसा लगता है कि इस वक्त जहाँ ऑयल प्राइसेस हैं और कमोडिटी प्राइसेस हैं, अगर ये रहती हैं तो एक और 50 बिप्स, मे बी 50 से 100 बिप्स बाय मार्च हो सकता है, बट दैट शुड बी इट, इतना लगता है। ओके, ठीक है जी। इसके बाद एक सवाल आया है, ये खैर मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ये एक कस्टमर ने हमसे पूछा है, सर अपने UBL फंड्स के अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं अदर ऑनलाइन बैंक, काइंडली डेमो प्लीज। अच्छा, अभी हम डेमो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम आप हमारी YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे एक वीडियो मौजूद है कि आप UBL बैंक से कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो और भी मौजूद है, बट आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूं कि अगर आपके पास UBL फंड्स की स्मार्ट सेविंग ऐप है या आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे आके आप लॉग इन कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाइए, फंड सेलेक्ट करें, बैंक सेलेक्ट करें, ठीक है। आपका बैंक टाइटल जो है वो आपके नाम से हम मैचिंग करके भी देखेंगे, और उसमें अमाउंट आप मेंशन कर दें, तो एक हम आपको रेफरेंस नंबर जनरेट करके देंगे जो आपको SMS और ईमेल पे जाएगा। वो रेफरेंस नंबर जो है आप अपने बैंक की वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल या ऐप में जाके आप मेंशन कर दीजिए, वन बिल में या क्विक पे में, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर मेंशन कर दीजिएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली वहां से इन्वेस्टमेंट अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। वो हमें T+1 पे मिलती है, तो आप समझ लें कि अमाउंट जो आप ट्रांसफर करेंगे 2 डेज के अंदर इंशाल्लाह आपको उसकी स्टेटमेंट और जो यूनिट्स इशू होंगे जिस भी फंड के, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपके पास UBL बैंक का अकाउंट है तो वहाँ आप उनकी ऐप या पोर्टल से डायरेक्टली हमारे फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सबसे इजी तरीका है। ये एक बेसिकली आपको मैंने मेंशन कर दिया। इसका डेमो के लिए हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट वेबिनार या वीडियो रिकॉर्ड कर लें और फिर हम उसको पब्लिश कर देंगे अपने सोशल मीडिया। अच्छा जी, एक सवाल, क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल है मोरलेस हमने कवर कर लिया। तो एक सवाल सुलेमान मैं फिर आपसे करूंगा कि इस वक्त अगर आप एज एन इन्वेस्टर हो तो आप हमारे 4 जो इक्विटी फंड्स हैं उनमें से आपकी पिक कौन सी होगी? देखिए, हमेशा की तरफ कहूंगा एनर्जी फंड ही होगी मेरी टॉप पे। अच्छा, उसकी वजह एनर्जी ये फंड है में, एनर्जी फंड में सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक शायद अभी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई 60 बिलियन या 40 बिलियन की इनको मिली भी है ना, उससे कुछ सर्कुलर डेट में कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसमें हुआ ये है कि 94 की पॉलिसी वालों को तो तकरीबन पूरी दोनों इंस्टॉलमेंट मिल गई हैं,
2002 की पॉलिसी वालों को पहली 40% मिल गई है, 60% जून तक मिल जाएगी, तो मतलब ये एक तो ट्रिगर है। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि हमारी ईएमपीज बहुत सस्ती हैं। अब इसमें एक दो ट्रिगर और ये है कि जैसे गोइंग फॉरवर्ड जो है, अगर ये गैस के सर्कुलर डेट पे कोई मूव होती है, एक वीक ऑफ की मूव शायद हो जाए कि जो गैस हम सबको मिलती है ना, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे मिलने लगे आगे। तो एक जो बड़ी वजह थी सर्कुलर डेट बनने की, वो ये थी कि सस्ती बेचते थे गैस महंगी लेके, तो उसको थोड़ा सा ये अब पॉसिबल नहीं रहा है, तो उस पर कोई लेजिस्लेशन हो जाए तो वो पॉजिटिव होगी इसके कैश फ्लोज के लिए आगे जाते हुए। और पीछे के जो कैश फ्लोज हैं उनको भी कुछ रिजॉल्व करने के लिए आई थिंक हम कोई मूव देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये भी एक चीज इसके अंदर है, प्लस इसके अंदर जो डिविडेंड यील्ड है कंपनीज की वो भी अच्छी है। तो और ये बहुत मिसप्राइज्ड है ग्लोबली। मैं देखता हूँ एनर्जी स्टॉक्स जो है वो 3-4 टाइम्स हो गए हैं, हमारे एनर्जी स्टॉक्स अभी तक उस हिसाब से चले ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी फंड के अंदर जगह है। वही मैं Okay, और हमेशा कहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से 40-50% रिटर्न आराम से दे सकता है। और अभी एनर्जी स्टॉक्स हमारे 4-5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं, उससे कम भी है, मतलब समझ लें कि कोई 3.5 पे भी मिल जाएगा। ओके ठीक है, चलो ठीक है सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर द आउटलुक सेशन, और इंशाल्लाह व्यूअर्स हम नेक्स्ट मंथ दोबारा हाजिर होंगे विद अनदर सेशन। थैंक यू जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।